हेलो स्टूडेंट्स, एम सी ए नेहा हिमानी, एम बैक। तो हमने कल मिसलेनियस टॉपिक में क्या क्या कवर अप किए थे? 5 टॉपिक। कौन कौन से? रिमूवल, गवर्नमेंट, डोरमेंट, निधि एंड द लास्ट वन इज पेनल्टीज। तो हमने 5 टॉपिक कल कवर अप कर लिए। मिसलेनियस में सिर्फ हमारा क्या बचता है? रजिस्टर्ड वैल्यू। रजिस्टर्ड वैल्यू टॉपिक लेफ्ट रहता है हमारा, तो आज हम वो कवर अप करेंगे। रजिस्टर्ड वैल्यू का सेक्शन क्या है? 247, सिंगल सेक्शन है 247, जहाँ पे हमारा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट खत्म होता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था। तो उसके बाद हमारा 247 सेक्शन है रजिस्टर्ड वैल्यू का। रजिस्टर्ड वैल्यू का जो सेक्शन है वो क्या कहता है? रजिस्टर्ड वैल्यू को अपॉइंट कौन करेगा कंपनी में? ऑडिट कमेटी। अगर कंपनी पे ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, अदरवाइज ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेगी अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है। उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो। रजिस्टर्ड वैल्यू क्यों बुलाया जाता है? कंपनी की वैल्यूएशन के लिए। कंपनी अगर बॉन्ड में वैल्यूएशन करवाना चाहती है, अनकोटेड शेयर में वैल्यूएशन करवाना चाहती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवाना चाहती है, किसी भी चीज़ की अगर वैल्यूएशन करवाना चाहती है तो उसे स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड वैल्यू को बुलाना पड़ेगा। जो रजिस्टर्ड मतलब कि रजिस्टर्ड है वैल्यूएशन के लिए, स्पेसिफिकली पर्सन एक्सपर्टीज होता है, तो हम उसको बुलाते हैं 247 में। 247 बात करता है हमारा कि रजिस्टर्ड वैल्यू जहाँ भी अपॉइंट होगा उसका अपॉइंटमेंट से 3 साल पहले और अपॉइंटमेंट के 3 साल बाद किसी भी तरह का कोई लिंकेज नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो रजिस्टर्ड वैल्यू की सर्विस दे रहा है। तो 247 सिर्फ 2 ही बात बोलता है, अपॉइंट कौन करेगा, क्यों अपॉइंट करेंगे हम, और उसकी डिसक्वालिफिकेशन क्या है। 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड है पहले भी और बाद में भी, कि 3 ईयर्स तक कोई लिंकेज नहीं होना चाहिए उस फर्म से जहाँ के लिए हमने उसे अपॉइंट किया है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है रजिस्टर्ड वैल्यू के रूल्स। जैसे निधि कंपनी के रूल्स थे वैसे रजिस्टर्ड वैल्यू के रूल्स हैं। अगर रजिस्टर्ड वैल्यूर बनना है इंडिविजुअल को, जैसे मैं हूँ सीए नेहा, रजिस्टर्ड वैल्यूर बनना चाहती हैं इंडिविजुअल को, तो क्या एक होना चाहिए? रजिस्टर्ड वैल्यू की हायरार्की क्या होती है? रजिस्टर्ड वैल्यू को कौन रेगुलेट करता है? रजिस्टर्ड वैल्यूर ऑर्गेनाइजेशन। और रजिस्टर्ड वैल्यूर ऑर्गेनाइजेशन को कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना रखी है, एक डिपार्टमेंट, जो आरबीओ को रेगुलेट करता है। और आरबीओ किसे रेगुलेट करता है? रजिस्टर्ड वैल्यू को। जैसे हमारा सीए, सीए के ऊपर आईसीआई, आईसीआई के ऊपर गवर्नमेंट, तो बिल्कुल वैसे ही हायरार्की है रजिस्टर्ड वैल्यू की भी। आरबी कौन बन सकता है? जिसने आरबीओ का एग्जाम पास कर रखा हो। जैसे सीए कौन बन सकता है? जिसने आईसीआई का एग्जाम पास कर रखा हो। तो और जो आरबीओ का मेंबर हो, जैसे हम सीए आईसीआई के मेंबर हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए? ग्रेजुएट हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस, किसी इंस्टीट्यूट का मेंबर है तो 3 साल का एक्सपीरियंस। क्या क्या चाहिए? ग्रेजुएट को 5 साल का, पोस्ट ग्रेजुएट को 3 साल का, किसी इंस्टीट्यूट का मेंबर हो तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये एक्सपीरियंस कौन से फील्ड में होना चाहिए? वैल्यूएशन के फील्ड में। डन। फिर उसके बाद इन्होंने बोला जो नॉर्मल हम इंडिविजुअल पे लगती है डिस्क्वालिफिकेशन, कन्विक्टेड ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो। कन्विक्शन में बिल्कुल डायरेक्टर वाली ही है हमारी। क्या है हमारी डायरेक्टर वाली? इन्होंने बोला अगर 6 महीने से 7 साल के लिए कन्विक्टेड हो तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और अगर 7 ईयर से अबव के लिए कन्विक्टेड हुए हो तो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इनकम टैक्स का वायोलेट किया है तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे रजिस्टर्ड वैल्यूर बनने से। रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फेमा एक्ट। अगर रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो अकॉर्डिंग टू फेमा एक्ट तो रजिस्टर्ड वैल्यूर नहीं बन सकते। तो ये है हमारी कुछ रजिस्टर्ड वैल्यूर बनने की क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल। अगर रजिस्टर्ड वैल्यूर कौन बनना चाहता है? फर्म या कंपनी। फर्म या कंपनी बनना चाहती है तो इनके ऑब्जेक्ट क्लोज में 3 चीज़ें होनी चाहिए। प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं हम, वैल्यूएशन सर्विस दे रहे हैं और फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं। अगर इसके अलावा कोई भी और सर्विस दे रहे हैं तो वो कंपनी या फिर जो पार्टनरशिप फर्म है वो तो डिस्क्वालीफाई होगी, साथ में अपनी ग्रुप कंपनी को भी ले डूबेंगी। ग्रुप कंपनी भी क्या हो जाएंगी? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी इनके साथ साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन्होंने बोला कि जो रजिस्टर्ड वैल्यूर फर्म या कंपनी है, फर्म या हमारी कंपनी है, इनके जो पार्टनर और डायरेक्टर हैं वो इंडिविजुअली इनोसेंट होने चाहिए, कन्विक्टेड, अनसाउंड माइंड के या फिर इंसॉल्वेंट ना हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, फॉरेन कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में बोला इन्होंने, पार्टनरशिप फर्म में कि मिनिमम कितने रजिस्टर्ड वैल्यूर होने चाहिए एज ए इंडिविजुअल? 3 और ऑल विच एवर इज लोअर। मतलब कि अगर मान लो 2 हैं और 3 तो मतलब 2 के 2 रजिस्टर्ड वैल्यूर होने चाहिए। 4 हैं तो कम से कम 3 रजिस्टर्ड वैल्यूर तो हमें चाहिए ही पार्टनरशिप फर्म या कंपनी में एज अ इंडिविजुअली।
फिर उसके बाद उन्होंने बोला नेक्स्ट उसके बाद कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी किसी स्पेसिफाइड फील्ड में वैल्यूएशन करती हैं तो इनका एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर उस स्पेसिफाइड फील्ड से होना चाहिए। तो ये है हमारी एज अ कंपनी और पार्टनरशिप फर्म एलिजिबिलिटी। आपके ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या होना चाहिए, आपके पार्टनर्स और जो डायरेक्टर्स हैं वो इंडिविजुअली रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए एलिजिबल होने चाहिए और मिनिमम कितने चाहिए हमें 3 और ऑल विच एवर इज लोअर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो होगी एलिजिबिलिटी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म या कंपनी को। इंडिविजुअल कैसे लेगा, फॉर्म ए फाइल करके 5,000 फीस और 18% जीएसटी। ये फॉर्म बी फाइल करेंगे 10,000 फीस और 18% जीएसटी। ये दोनों कहाँ जाएंगे, अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी या तो रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी। रिजेक्ट के केस में 15 डेज के आपकी रेक्टिफिकेशन की टाइम मिलती है। फिर अथॉरिटी 45 डेज में रिप्लाई करेगी, या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट। रिजेक्ट के बाद फिर आपको 21 डेज मिलते हैं, सॉरी 21 डेज यहाँ पे है, 15 डेज बाद में मिलेंगे आपको। 15 डेज मिलते हैं इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो 2 बार रेक्टिफिकेशन के चांसेस होते हैं आपके पास। अथॉरिटी जब फर्स्ट टाइम रिजेक्ट करती है तो 21 दिन मिलते हैं, फिर 45 डेज में अथॉरिटी रिप्लाई करती है। जब सेकंड टाइम रिजेक्ट करती है अथॉरिटी तो फिर आपको 15 डेज मिलते हैं और फाइनली अथॉरिटी या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने का क्राइटेरिया, जैसे हम ICAI से COP लेते हैं वैसे ही RV को COR लेना पड़ता है। फिर RV बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया में बने रहना पड़ेगा। जैसे ICAI का मेंबर बने रहने के लिए मुझे C एक्ट फॉलो करते रहना पड़ेगा लाइफ टाइम, वैसे ही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते रहना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि RV अपने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट 3 साल तक मेंटेन करके रखता है। तो ध्यान रखना MCQ पर्पज से कि RV 3 ईयर्स तक मेंटेन करके रखता है क्लाइंट के डॉक्यूमेंट। अगर आपको आपका RVU चेंज करना है तो अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ICAI के अंडर मैं RV हूँ, अब मैं ICSI के अंडर होना चाहती हूँ तो मुझे अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 2 कंसेप्ट छोटे छोटे और आते हैं। टेम्परेरी सरेंडर कर सकते हो आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। RVO को बताएगा, RVO अथॉरिटी को बताएगा, फिर वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा कि ये अब RV नहीं रहा है। फिर उसके बाद एक ट्रांजिशनल प्रोविज़न है, 31 दिसंबर 2019 को ये रूल्स आए थे। तो जो भी RV इनएलिजिबल हो गए थे ये रूल आने के बाद, तो उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर अपनी सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है RVO कौन बन सकता है। RVO 4 ही पर्सन बन सकते हैं। इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो रजिस्टर्ड है कंपनियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो रजिस्टर्ड हैं, जो पार्लियामेंट से स्पेशल एक्ट में बनी हुई हैं, जैसे हमारे ICAI ICSI ये भी RVO हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला लास्ट वन, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, पार्लियामेंट एक्ट में और सेक्शन 8 कंपनी, ये हमारी RVO बन सकती हैं चारों कंपनियां। और RVO का काम क्या है, जैसे ICAI का काम होता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, सेमिनार्स करवाना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनको COR प्रोवाइड करवाना, तो ये हमारा रहता है। और RVO और RV के खिलाफ कोई भी कंप्लेन फाइल कर सकता है अथॉरिटी को। 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फीस के साथ कंप्लेन फाइल हो सकती है और इन पे इंक्वायरी भी इनिशिएट हो सकती है। एक वैल्यूएशन कमेटी का और कंसेप्ट है इसके अंदर। RV कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करता है, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड, क्योंकि वो वैल्यूएशन कर रहा है तो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड फॉलो करेगा। वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बनाती कौन है, वैल्यूएशन कमेटी। तो इसकी कंपोजिशन है वो आपको सिर्फ रीड करनी है, बस इतना ध्यान रखना कि इनके मेंबर्स का टर्म क्या रहता है, 3+3 ईयर का। 2 टर्म का पीरियड होता है, 3+3 ईयर का। तो ये था हमारा ओवरऑल RV चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, टॉपिक ही है मिसलेनियस पार्ट का 247 सिर्फ 2 बात बोलता है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। रूल्स क्या बोलते हैं, RV कौन एज ए इंडिविजुअल बन सकता है, कौन एज अ फर्म और कंपनी बन सकता है, और फिर उसके बाद टेम्परेरी सरेंडर और हमारा ट्रांजिशनल प्रोविज़न है। COR हम कैसे लेते हैं अथॉरिटी से, एंड द नेक्स्ट वन RVO कौन बन सकता है, और साथ में RV और RV के खिलाफ कंप्लेन फाइल हो सकते हैं 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल फीस के साथ, और टर्म कितना है वैल्यूएशन कमेटी के मेंबर्स का, 3+3 ईयर का। तो ये था हमारा रजिस्टर्ड वैल्यू टॉपिक, छोटा सा टॉपिक रहता था। अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स मिसलेनियस के। तो अब तक हमारा लॉ में क्या हुआ है एक बार वो देख लेते हैं। लॉ हमने कैसे शुरू की थी, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट किया था मैंने सबसे पहले 241 से 246, फिर हम बैक गए अमालगमेशन 230 से 240, फिर हम और बैक गए इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 206 से 229,
फिर हम लास्ट में मैनेजीरियल पे पहुँचे 196 से 205। अब डायरेक्टर जो शुरू होगा वो 149 से 195 तक। फिर मैंने आपको इसी सीरीज़ में 2 टॉपिक और करवाए, रजिस्टर्ड वैल्यू 247, फिर इसी के साथ रिमूवल का कंसेप्ट था 248 से 252। तो ये 200 की सीरीज़ के सेक्शन है। फिर 300 में कौन कौन से आते हैं, चैप्टर 2 आते हैं, फॉरेन कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। 242 में इसकी डेफिनेशन है, 245 में इसकी है, इसके सेक्शन 379 से 393 तक है, इसके 394 से 395 तक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या आता है कंसेप्ट 400 की सीरीज़। 400 की सीरीज़ में हमने 406 किया निधि कंपनी, फिर 420 से लेके 434 तक क्या किया NCLT और नेकलेट, फिर उसके बाद 435 से 446B तक क्या किया स्पेशल कोर्ट, फिर उसके बाद हमने 447 की पेनल्टी की, 450 जर्नल पेनल्टी की, 454A 3 साल में ऑफेंस रिपीट हो जाए तो, और लास्ट में हमने 455 किया डोरमेंट कंपनी। तो ये हमारा पूरा कंपनी लॉ है। एक पिक्चर फ्रेम होगी आपके माइंड में कि हमारे 196 से लेके 246 तक ये सेक्शन है, 247 248 से 252 शुरू में डायरेक्टर है, फिर उसके बाद 300 में 2 ही आते हैं, 400 में हमारा ये आता है NCLT स्पेशल कोर्ट, पेनल्टीज, डोरमेंट, निधि कंपनी। तो ये हमारा पूरा कंपनी लॉ है जो मैंने आपको अभी ये बना के दिया है। दिस इज़ द होल कंपनी लॉ विद सेक्शन नंबर। अब करते हैं हम मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब बताना है जिसको विलफुल गेन या विलफुल लॉस होता है किसी की वजह से, विलफुली उसने कुछ किया है फ्रॉडुलेंट, तो उसे कहेंगे। पनिशमेंट बतानी है 447 की, प्लेन वनीला क्वेश्चन है। नेक्स्ट JKL रिसर्च डेवलपमेंट रजिस्टर्ड पब्लिक कंपनी है, द कंपनी हैव यूनिक बिजनेस, R&D का बिजनेस है, फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड कंपनी हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो कंपनी स्टेटस ऑब्टेन करना चाहती है तो एडवाइस करना है SR पास करो, बता दो रीज़न, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, बिजनेस रन नहीं हुआ, तो MSc 1 में आप अप्लाई करोगे तो पूरा प्रोसीजर बताना है, 5 साल के लिए मिलेगा। गुलमर लिमिटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया फॉर लास्ट 5 ईयर, 2 सालों से उसने कोई बिजनेस कैरी नहीं किया है और ना ही कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल किया, ना कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुई है। इन द करंट सिचुएशन डायरेक्टर कह रहे हैं ROC से हम स्टेटस ले सकते हैं डोरमेंट का, तो बताओ ले सकती है? यस ले सकती है। आंसर डिफरेंट हो जाएगा अगर वो फीस वगैरह पे करती है ROC को, तो नहीं सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद SR पास करने की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल है, हमें SR पास करना पड़ता है। अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो क्या वो ले सकती है डोरमेंट स्टेटस? नहीं ले सकती। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन डोरमेंट स्टेटस पे, दिस इज ऑल्सो ऑन डोरमेंट स्टेटस, और दिस इज 447 की पेनल्टी। तो ये एग्जाम क्वेश्चन है गुलमर लिमिटेड वाला। तो आपके अब डायरेक्टर को छोड़ के होल कंपनी लो मैंने आपको करवा दिया है। अब आपका टेस्ट डायरेक्टर के बाद होगा, डायरेक्टर जिसमें मिसलेनियस और स्पेशल कोड 3 चैप्टर आएंगे, तो उसके बाद हमारा पूरा कंपनी लो खत्म है। डायरेक्टर 2 दिन या 3 दिन लेगा, 2 दिन में हो जाएगा मैक्स टू मैक्स डायरेक्टर। तो हमारा डायरेक्टर ख़त्म होते ही आपका टेस्ट है इन्हीं 3 चैप्टर्स का, तो कर लीजिए जल्दी से, अच्छे से कीजिए और हिम्मत मत हारिए। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मैंने सुने, मैम अटैम्प्ट स्किप कर रहे हैं। स्किप इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप चाहे एग्जाम्शंस के लिए तैयारी कीजिए पर अटैम्प्ट ज़रूर दीजिए। अटैम्प्ट स्किप करना कभी कभी फ़ायदेमंद नहीं होता बच्चे, क्योंकि नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप क्या श्योरिटी दे सकते हो कि आप क्लियर हो? आप अपने वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, गंवा रहे हो एक तरह से उस चीज़ से बचने के लिए। फियर है आपको और कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग रीज़न, हेल्थ इशू ये वो। अटैम्प्ट स्किप मत कीजिए, चाहे एक सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए दिसंबर तक, पर बैठिए ज़रूर अटैम्प्ट में, ज़रूर बैठिए अटैम्प्ट में। अगर आपकी एग्जाम्शन भी आती है तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपका ग्रुप क्लियर है, एग्रीगेट की प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं आपको ये कहूँगी अटैम्प्ट स्किप मत कीजिए। नहीं पता कि कौन सा अटैम्प्ट कितना ईजी आ जाए आपके लिए, तो मेरी तो यही एडवाइस है पर्सनली कि अटैम्प्ट स्किप करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। कभी ना कभी तो एग्ज़ाम में बैठना ही पड़ेगा आपको, तो अटैम्प्ट स्किप मत कीजिए, तैयारी कीजिए। कमी रह जाती है तो कब कमी नहीं रहेगी जब बैठोगे? कौन सा आप 100% करके जा रहे हो? और 100% करने के बाद भी क्या आपको सेटिस्फैक्शन है? जिस भी अटैम्प्ट में बैठोगे आपको डर लगेगा, तो अटैम्प्ट दीजिए, स्किप मत कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं अटैम्प्ट स्किप के, तो बहुत बुरा सा लगता है सुन के कि बच्चे अटैम्प्ट स्किप कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि अटैम्प्ट स्किप नहीं कीजिए।
अभी भी आपके पास टाइम है, पूरे 2 महीने पड़े हैं। 2 महीने में हम 4 सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं अगर आपने उसकी कोचिंग ली है तो। और अगर फिर भी आपसे 4 का बर्डन नहीं हो रहा तो मेरा मानना ये है कि आप अटैम्प्ट में ज़रूर बैठिए, चाहे आपकी जैसी मर्जी तैयारी हो रही है, क्योंकि स्किप करने के बाद आपने तैयारी फिर भी दिसंबर के बाद ही करनी है। मेरे से लिखवा लीजिए, चाहे आप लीनियंट हो जाएंगे, आपने तैयारी फिर भी नहीं करनी है। अभी आपने टाइम उतना ही लेना है अगर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी बैठते हैं तो अटैम्प्ट में बैठिए, अटैम्प्ट दीजिए। पता मॉक टेस्ट सीरीज़ की तरह समझ लीजिए, दे आइए एक बार, पता लग जाएगा। ये सोच लेना मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ दे दी, ज़रूर दीजिएगा अटैम्प्ट। जो स्किप करने का सोच रहे हैं और जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अटैम्प्ट ज़रूर दीजिए, ट्रस्ट मी, दीजिए। आपको फ़ायदा खुद ही पता लग जाएगा, पर दीजिए। जो एक प्रेशर आएगा ना आप पे अटैम्प्ट का, वो एक अलग ही लेवल का होगा और आप कर जाएंगे। चलो, आपके लिए एक एडवाइस थी, जिस अकॉर्डिंग मेरे को मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको ये एडवाइस की। तो अटैम्प्ट ज़रूर दीजिए और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।